Assalamualaikum. Welcome to Recipe Talk. Recipe Talk is an high known initiative. ये एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जहाँ पे एक्सपर्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से सांस से जुड़ी तकलीफ और बीमारियों के बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास असलम गोंदल, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि आप जानते हैं कि मई में दुनिया भर में वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने रेसिपी टॉक का एक इनिशिएटिव जो है हाइनून के प्लेटफॉर्म से इनिशिएट किया है। सर इसमें मैं आपसे कुछ आगाही जानना चाहूँगी एज़मा से रिलेटेड। तो सर सबसे पहले तो ये कि व्हाट आर द सम कॉमन मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू एस्थमा? देखिए, एस्थमा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एस्थमा बड़ी कॉमन बीमारी है और ये इतनी कॉमन है, मेरा ख्याल है कि शुगर और ब्लड प्रेशर से भी शायद कॉमन है और हर घर में या आपके आसपास कोई ना कोई मरीज़ इसका होता है। मेरा ख्याल है इसके बारे में जानना हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ ये बीमारी कॉमन है वहाँ इसके बारे में मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से एक मिसकंसेप्शन ये है कि एस्थमा आपको होता तब है जब आप चारपाई पे बैठ जाते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, देखिए कोई भी बीमारी है, जैसे शुगर है, शुरू में थोड़ी होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी अनटिल अनलेस वो स्टेज पहुँच जाए कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। इसी तरह एस्थमा भी ऐसे नहीं है। एस्थमा में शुरू में सांस सिर्फ मौसमी ख़राब होता है, मौसम जब चेंज होता है उस टाइम पे ख़राब होता है, सर्दियों में ख़राब होता है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी वगैरह हो उस चीज़ को जब आप यूज़ करें तो उससे आपको ख़राब होता है, जैसे परफ्यूम वगैरह है, कोई ठंडी खट्टी चीज़ वगैरह। उसके बाद ये ओवर द ईयर्स प्रोग्रेस करता जाता है, बढ़ता जाता है और फिर ये सारा साल रहना शुरू करता है। तो अगर इसको शुरू की स्टेज पे ट्रीट किया जाए रादर कि जब आप बिल्कुल लेट स्टेज पे तब चारपाई पे बैठते हैं, तो वो बहुत एक सूदमंद सी बात होती है। लोग आते हैं पूछते हैं जी मुझे तो कभी कभी सिम्टम्स होते हैं तो मुझे तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, जब कभी होगी तब मैं कर दूँगा। असल में इस बीमारी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जो सांस की नालियाँ उनकी सोजिश होती है, जो थोड़ी 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 साथ साथ चल रही होती है। दूसरा हिस्सा उस सोजिश के ऊपर जब कभी कोई ट्रिगर आता है, कोई ऐसी चीज़ जिसको ख़राब करती है, वो वक्ती तौर पे उन सांस की नालियों को तंग कर देती है। मरीज़ चाहता है कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाऊँ, उसके लिए थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेता है, ठीक होता है तो दवाई छोड़ जाता है। लेकिन जो असल में समझने वाली बात है कि जो नीचे उसकी सोजिश चल रही होती है वो आहिस्ता 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 उसकी सांस की नालियों को तंग करके फिर मुकम्मल तौर पे तंग कर देती है और बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। सर आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया ट्रिगर्स, तो सर व्हाट आर द ट्रिगर्स? ट्रिगर्स बहुत कॉमन है इसके अंदर। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि 4 कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है और वो आपको तंग करती हैं, जिसमें एक मौसम जब भी चेंज होता है, सर्दियाँ और बाहर का मौसम। अनलकीली पिछले कुछ अरसे से जब से पाकिस्तान के अंदर स्मॉग का इफ़ेक्ट हुआ है, तो एक चीज़ जो हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखते हैं उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी हमारे पौधे हैं, एक तो उन्होंने पोलन प्रोड्यूस करना, नंबर पोलन का बहुत ज़्यादा कर दिया, और दूसरा जो पोलन का सीज़न है वो बजाय 1-2 महीने के बढ़ के 3-4-5 महीने तक हो गया, जिसकी वजह से इशू ये हुआ कि पेशेंट्स के अंदर एस्थमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसकी एक्सेसरबेशन या उसकी ख़राबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तो ये ट्रिगर आपका मौसम हो गया। दूसरा, घर में पेट्स रखते हैं, बच्चियाँ, उनको बिल्लियों का या बच्चों को बिल्लियों का पेट्स का शौक़ होता है। पेट्स जो हैं वो कुछ एलर्जेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं और जिसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसे लोगों में जल्दी एस्थमा ठीक होता भी नहीं जब तक अपना पेट्स रिमूव ना कर दें। तीसरा जो है वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल है जो इसको ख़राब कर सकती हैं, ख़ास तौर पे पेन किलर्स हैं, उनके साथ ही ख़राब हो जाता है, और वायरल इन्फेक्शंस जो हैं उनके साथ ख़राब हो जाता है। और एक और चीज़ जिसके बारे में हम सबको देखने की ज़रूरत है वो है खुराक का इस्तेमाल। आमतौर पे ये कंसिडर किया जाता है कि एस्थमा के अंदर आप किसी किस्म की कोई खुराक यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सच है, अगर आपको उस खुराक से एलर्जी ना हो। एलर्जी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है डिफरेंट आपको जो फूड्स हैं उनसे। अगर आपको एलर्जी नहीं है फिर तो आप अल्टीमेटली सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें तंग करती हैं तो आप उनको अवॉइड करें। जैसे मिल्क से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, फिर मिल्क एलर्जी और आपका एस्थमा है तो आप उसको अवॉइड करें। बिल्कुल सही। सर एस्थमा को किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है? कोई भी बीमारी मेडिकल में जब उसको डायग्नोज किया जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें जो हमारी टीचिंग भी है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हमें जो पढ़ाया गया है, 80% जो है वो मरीज़ से पूछना होता है। आपने जिसको हम अपनी ज़ुबान में हिस्ट्री कहते हैं, मरीज़ से पूछना, तो 80% तो पूछना होता है। जब आप मरीज़ से पूछते हैं तो वो हमें बताता है क्या मेरा सांस ख़राब होता है जो कि मौसम के दौरान होता है, छाती में घुटन सी महसूस होती है और खांसी होती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बलगम नहीं आती,
जब ये 4 सिम्टम्स जो हैं, 4 अलामात में से 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो ऐसे लोगों को हम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं कि एस्थमा है। इसके लिए डेफिनेटिव टेस्ट स्पायरोमेट्री है। स्पायरोमेट्री से हम सांस की नालियों की तंगी चेक करते हैं और क्या वो तंगी जो हम बाकी दवाइयाँ देते हैं उनसे उनको रिस्पॉन्ड करती है या उन पे असर करती है इन्हेलर की शक्ल में। मरीज़ को एक दफ़ा टेस्ट किया जाता है, सांस की नालियाँ तंगी की जाती है, चेक की जाती है, उसके बाद मरीज़ को इन्हेलर दिया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या इससे ये तंगी बेहतर भी हो रही है कि नहीं। तो ये स्पायरोमेट्री का टेस्ट जो है वो इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। एक्सरे यूजुअली नॉर्मल होता है। लोगों का ख्याल ये है कि एक्सरे नॉर्मल है तो एस्थमा नहीं है, हालांकि ऐसे नहीं है। एस्थमा के अंदर एक्सरे करवाई सिर्फ इस वजह से जाता है कि कोई और बीमारी जो है वो रूल आउट कर ली जाए, और बीमारी देख ली जाए। कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो जैसे टीबी है, सांस की नालियों का सुकड़ना है, फेफड़ों का सुकड़ना है या कोई इन्फेक्शन है, उनको रूल आउट कर लिया जाए। एस्थमा में एक्सरे यूजुअली नॉर्मल होता है। स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है जो इसको डायग्नोज कर सकता है। बिल्कुल सही सर। क्या स्पायरोमेट्री इजीली अवेलेबल है? ये बहुत इजीली अवेलेबल है। स्पायरोमेट्री मेरा ये ख्याल है कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब तो अवेलेबल हो गई है, और जो लाहौर जैसे सिटी है उसके तो हर कोने में, इवन जो है हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पेरिफेरीज में भी हम देखते हैं हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। और ये एक ऐसा टेस्ट है ना सिर्फ इजीली अवेलेबल है बल्कि इसकी ना कोई दर्द होती है ना कोई इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बहुत इजीली किया भी जा सकता है। किसी एक पेशेंट को 1-2 दफ़ा कोच करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा, बहुत इजीली कर सकता है। सर एस्थमा को मैनेज कैसे किया जा सकता है? एस्थमा को बड़ी इजीली मैनेज किया जा सकता है। देखिए, हमें समझने की ज़रूरत क्या है, क्या एस्थमा को ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं? तो मेरा ख़्याल है इसका जवाब है कि नहीं। अभी तक कोई ऐसी मेडिकेशन मार्केट में नहीं है जो ये बताए कि एस्थमा ख़त्म हो सकता है, जो कि ट्रीटमेंट में आप दें और एस्थमा ख़त्म हो जाए। हाँ, अलबत्ता एक ट्रीटेबल बीमारी है जिसको इतना अच्छा ट्रीट किया जा सकता है कि मरीज़ बहुत थोड़ी सी दवाई पे या काफ़ी अर्सा तक बग़ैर दवाई के भी गुजारा कर सकता है। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी सबसे बेहतर फॉर्म जो है वो इन्हेलर में। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आसान से लोगों के लिए। देखिए, इन्हेलर जो है, कोई आप दवाई लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई आप गोली खाते हैं या कोई टीका लगवाते हैं, वो ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड से वो सर्कुलेशन में सारी बॉडी में जाएगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अपनी जगह पे होंगे, फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि जो एक इफ़ेक्टिव क्वांटिटी है थोड़ी सी वो लंग्स तक भी पहुँचे। तो एक ऐसी बीमारी जो ऐसी दवाई से ठीक हो सकती हो जो आप इन्हेल या सांस के ज़रिए लें, जिसम में जज़ब ना हो, खून के अंदर ना जाए, 100% सी बात है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही कम होंगे। तो चूँकि इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, ये बीमारी को बढ़ने से रोकती है। ये सिर्फ एक ही दवाई है जो बीमारी को बढ़ने से रोकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये लोगों को सिर्फ इतना पैगाम हम दे दें कि इन्हेलर से ये बीमारी ठीक हो जाती है, ट्रीटेबल है 100%, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। बाकी जो गोलियां हैं, टीके हैं, वो वक्ती आराम तो दे देते हैं लेकिन बीमारी को कंट्रोल नहीं करते। सर क्या ये जो इन्हेलर्स आपने बताए, जो दवाएं यूज़ होती हैं, ये सेफ़ है? इन्हेलर्स मुकम्मल तौर पे सेफ़ हैं। उन पेशेंट्स के लिए सेफ़ हैं जो आपकी कम्युनिटी में चलते फिरते हैं। उसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, उसमें देखिए प्रेगनेंसी में भी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो कोई दवाई भी ऐसे तो सेफ़ नहीं होती, बट हम ये देखते हैं कि क्या उस बीमारी को ट्रीट करने का ज़्यादा फ़ायदा है या उसको अगर ना ट्रीट किया जाए तो नुकसान ज़्यादा है। तो चूँकि ना ट्रीट करने का एस्थमा का नुकसान ज़्यादा होता है तो उसके अंदर भी हम रेगुलरली इन्हेलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बच्चों के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं और ये मुकम्मल तौर पे सेफ़ अगर इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। तो अगर इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए, वो इन्हेलर यूज़ किए जाएँ जो बीमारी को कंट्रोल करते हैं, तो आपको ना सिर्फ कि रेस्क्यू मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह गुजरेगी। हाँ बिल्कुल। सर इन दी एंड आप कोई मैसेज देना चाहें? एस्थमा के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा कि हम सारे लोग जो हैं जितना भी कोशिश कर सकें अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। जो लोग हमारे भाई फसलें जलाते हैं, उससे क्या होता है कि मौसम के साथ ही जो है वो इन्फेक्शन, इन पेशेंट्स की एक्सेसरबेशन या ख़राबियाँ बढ़ जाती हैं, मौसम में अटैक उनको शदीद आना शुरू हो जाते हैं। गंदों के मौसम में ऐसे लोग मास्क का इस्तेमाल करें, स्मॉग के मौसम में ऐसे लोग मास्क का इस्तेमाल करें। आपको थोड़ा बताता चलूँ कि जब कोविड आया था और लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया था तो उस टाइम पे हमारे पास एस्थमा के मरीज़ तकरीबन क्लिनिक्स में आने ही बंद हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि लोग मास्क प्रॉपर्ली फॉलो करते थे, हाइजीन फॉलो करते थे, उनके अंदर अटैक्स आते ही बहुत ज़्यादा कम थे। दूसरा ये बहुत सर्दी की शिद्दत से, बारिश से, मौसम की तब्दीली से जितना हो सके उतना बचा जा सके। अगर आपको कोई एलर्जी है फूड से तो उस फूड्स को आप
करें, अवॉइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी दवाई जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो रेगुलरली लें। एस्थमा की ट्रीटमेंट रेगुलर होती है, आपका डॉक्टर जानता है कि कब आपकी ट्रीटमेंट काफ़ी हो गई है, फिर उसको स्टेप डाउन करता है आहिस्ता आहिस्ता, अगर रुक सकती हो तो वो रोक देता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका भी।